नमस्कार, स्टडी IQ हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। देखिए, आजकल एक मामला बहुत जोरों पर है। आपको पता है, यमन के भीतर एक भारतीय नर्स हैं निमिषा प्रिया, जिन्हें मौत की सज़ा मिली हुई है। 16 जुलाई को ही इन्हें मौत की सज़ा देनी थी, यानी फांसी पर लटकाया जाना था, लेकिन अभी ये पोस्टपोन्ड हो गया है। लेकिन भारत सरकार ने कहा है कि ऐसी कोई सूचना नहीं है कि ये फांसी टल गई है। बीच में खबर ये भी आई थी कि यमन की सरकार ने, जहां हूती विद्रोहियों का शासन है, उन्होंने इस फांसी की सज़ा को माफ़ कर दिया है, लेकिन भारत सरकार ने इस खबर का खंडन कर दिया था। और इसी पर भारत सरकार ने लोकसभा के भीतर हमारे जो विदेश राज्य मंत्री हैं, उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये आंकड़ा पेश किया कि कितने इंडियन सिटीजन्स हैं जो विदेश की जेलों में कैद हैं या फिर जो डेथ पेनल्टीज को फेस कर रहे हैं विदेशों में। तो इसी पर यह पूरी रिपोर्ट है। ये आपके मेंस में कहीं भी आंकड़े के तौर पर आप इसको पेश कर सकते हैं। आइए जल्दी से इस खबर में देखें क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, निमिषा प्रिया मामला मैंने जैसा बताया, केरल की एक नर्स हैं जो यमन में गई थी वहां पर कमाने के लिए, और वहां एक हॉस्पिटल उन्होंने क्लिनिक खोलने की कोशिश की थी यमन के ही एक व्यक्ति के साथ मिलकर। बाद में उस व्यक्ति ने उनका शोषण किया, उनका पासपोर्ट जब्त किया, शारीरिक शोषण किया, और साथ में ही झूठे एक दावे के तौर पर यह कहा कि वो उनकी पत्नी है। इन सब से परेशान होकर उन्हें बेहोश करके अपना पासपोर्ट वापस लेने के क्रम में उनकी मौत हो गई। बेहोशी की दवा की डोज ज़्यादा हो गई और जो पार्टनर थे इनके, उनकी मौत हो गई। 2017 में ये मामला हुआ था। यमनी व्यापारिक साझेदार की हत्या के लिए इन्हें मृत्युदंड का सामना करना पड़ा था, इन्हें मौत की सज़ा दी गई थी। बाद में अपील भी काफ़ी हुई, भारत सरकार भी काफ़ी एक्टिव हुई। अपील को 2023 में ही खारिज कर दिया जा चुका है और फांसी 16 जुलाई 2025 को होने वाली थी, लेकिन फिलहाल के लिए इसे टाल दिया गया था। भारत सरकार ने भी भरपूर कोशिश की थी और यमन में जो वहाँ के NGOs हैं उन्होंने भी भरपूर कोशिश की थी। अभी ये पूरी तरह से नहीं टला है। अभी ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा फांसी की सज़ा होती है कि नहीं। लेकिन एक बात कि यमन में हूती विद्रोहियों का राज है और सना में ये जेल में कैद हैं। सना पर हूती विद्रोहियों का कब्जा है। भारत सरकार ने ये ज़रूर माना है कि हूती विद्रोहियों के साथ कोई ताल्लुकात एज सच नहीं है जिससे इस पूरे विवाद में, इस पूरे मामले में कोई समाधान निकल पाए। लोकसभा में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने बताया कि कुल 10,574 भारतीय नागरिक हैं जो विदेशों में विभिन्न देशों की जेलों में बंद हैं, और इसमें सबसे ज्यादा 2773 कैदी हैं जो UAE में हैं। तो कभी आपको आंकड़ों में सवाल भी पूछा सकता है या फिर ये आंकड़े मेंस वगैरह लिखने में भी आपको काम आ सकते हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर सऊदी अरब है, जहां 2379 कैदी इंडियंस हैं। तीसरे नंबर पर नेपाल है, जहां 1357 कैदी है, और ये काफ़ी आश्चर्यजनक है। तो भारत के जो नागरिक हैं, जो 2773 कैदी UAE में हैं जेल में, सऊदी अरब में 2379 हैं, नेपाल में 1357 हैं, अमेरिका में 175 हैं, UK में 323 हैं, और अन्य देशों में भी हैं, जैसे कतर में 795, मलेशिया में 380, कुवैत में 342, बहरीन में 261, अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में 246 कैदी भारतीय बंद हैं, चीन में 183। इस तरह से ये पूरा आंकड़ा जारी किया गया है। अब मृत्युदंड का सामना कर रहे जो भारतीय हैं, उनमें 43 भारतीय हैं नागरिक जो 11 देशों में मृत्युदंड का सामना कर रहे हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कुछ देश ऐसे भी हैं जहां एक ही भारतीय कैदी जेल में बंद है, जैसे अंगोला, बेल्जियम, कनाडा, चिली, मिस्र, इराक, जमैका, मॉरिशस, सेनेगल, सेशल्स, दक्षिण अफ्रीका, सूडान, ताजिकिस्तान और यमन। यहाँ एक एक कैदी ही हैं जो जेल में बंद हैं। लेकिन अगर मृत्युदंड की बात करेंगे तो टोटल 43 भारतीय नागरिक हैं जिन्हें मृत्युदंड दिया गया है, जो मृत्युदंड का सामना कर रहे हैं, और ये 11 देशों में फैले हुए हैं। सबसे अधिक संख्या यहाँ भी UAE में है, 21 नागरिक हैं। UAE में सबसे ज़्यादा जेल में बंद भी लोग हैं और सबसे ज़्यादा मृत्युदंड का सामना भी कर रहे हैं। इसके बाद सऊदी में है 7, चीन में 4, इंडोनेशिया में 3 और कुवैत में 2। मलेशिया, ओमान, पाकिस्तान, कतर, संयुक्त राज्य अमेरिका और यमन में भी एक एक भारतीय मृत्युदंड का सामना कर रहा है। इसका मतलब यमन में जो निमिषा प्रिया को मृत्युदंड दी गई है, सामना वो कर रही हैं, वो इकलौती भारतीय नागरिक हैं जो वहां फांसी की सजा जिनको हुई है। ठीक है, अब आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा और टेलीग्राम पर मेरा पता है, चाहे तो जुड़ सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात कि बैच शुरू हो रहा है अगला जो है 8 अगस्त से, शाम का ही बैच है, ध्यान रखिएगा, शाम में 6 बजे। इस बैच में एडमिशन लेने के लिए अमृत लाइव कोड यूज करना पड़ता है। 27,999 रुपये में प्राइस स्टार्ट है। अगर अमृत लाइव कोड यूज करेंगे तो इसमें सिग्निफिकेंट जो डिस्काउंट आपको मिलकर ये इतने में अवेलेबल होगा। 2026 के लिए तो मैं बता ही रहा हूं, बैच 27 और 28 के लिए भी अवेलेबल है। इसको कहते हैं हम प्रतिज्ञा बैच, अगस्त का हिंदी बैच है ये। अगर आपको एडमिशन लेना है तो क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस पर क्लिक कीजिएगा और क्लिक करके आप उस लैंडिंग पेज पर पहुंचिएगा जहां सारी जानकारी है। ठीक से पढ़िए, PDF पढ़िए, पूरी जानकारी लीजिए, अमृत लाइव कोड से एडमिशन लीजिए।
सवाल है कि किस तरह के अपराधों में भारतीय जेल में हैं और भारतीयों को फांसी की सजा हो रही है। देखिए, विदेशी जेलों में जो भारतीय हैं उन पर हत्या, नशीले पदार्थों की तस्करी के बहुत सारे मामले हैं, जासूसी से रिलेटेड भी मामले हैं और धार्मिक उल्लंघन जैसे अपराधों के आरोप हैं। और खाड़ी देशों में तो खास तौर पर कानून इतने कठोर हैं, इतनी कठोर कानूनी व्याख्याएं हैं कि भारतीयों के लिए ये बहुत चुनौतीपूर्ण है और भारत सरकार के लिए भी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि ये जो कानून है यहाँ कई बार अपारदर्शी भी हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपको बताऊं कि विदेशी जेलों में जो बंद लोग हैं, भारतीय नागरिक हैं, उनके बारे में कई बार सरकार के पास भी एग्जैक्ट डेटा इसीलिए नहीं होता क्योंकि प्रक्रिया काफ़ी अपारदर्शी है और अनुमान के आधार पर ही पता चल पाता है कि कितने भारतीय जेलों में बंद हैं विदेशों के। 2023 और 24 की बात अगर करें तो सऊदी अरब और कुवैत में कई भारतीयों को सिर्फ नशीले पदार्थों की तस्करी से संबंधित अपराधों के लिए फांसी दे दी गई। अब ये एक अलग तरह का सिचुएशन है जहां नशीले पदार्थों की तस्करी से रिलेटेड फांसी के उनका कानून है कि उसमें फांसी की सजा दी जाए। तो ज़्यादातर आप देखेंगे वेस्टर्न कंट्रीज हो या फिर इंडिया हो, इसके लिए आप जेल में रख सकते हैं, लेकिन फांसी की सजा दे देना ये काफ़ी कठोर कानून है यहाँ पर। 2024 में सऊदी अरब और कुवैत में कम से कम 3 भारतीयों को फांसी की सूचना मिली थी कि फांसी की सजा दी गई थी। भारत सरकार कैसे भूमिका निभाती है इन मामलों में? देखिए, विदेशों में जो भारतीय राजनयिक मिशन होते हैं उनको जेल में मुलाकात से लेकर और द्विभाषियों, क्योंकि भाषा को लेकर हर देश में दिक्कत होती है। भाई, भारत के नागरिक हैं तो वहाँ की भाषा जानते नहीं हैं, तो उनको ट्रांसलेटर दिया जाता है जो हिंदी भी जाने या फिर जो भी भाषा वहाँ जो हमारे नागरिक बंद हैं वो जो भाषा बोल रहे हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, जो भी भाषा बोल रहे हैं, उसके साथ साथ उस देश की भाषा को भी जाने। तो दुभाषियों की व्यवस्था करना ये जिम्मेदारी राजनयिक मिशनों को है, जेल में मुलाकात से लेकर द्विभाषियों की व्यवस्था तक। अपील या दया याचिका में मदद करने का भी काम ये करते हैं, वहां पर कानूनी सहायता प्रदान करने का भी काम करते हैं, क्योंकि वहां जो लोग बंद हैं ज्यादातर तो प्रवासी मजदूर हैं और उन्हें ना तो वहां के कानून की समझ है, ना ही कानूनी सहायता कैसे ली जाए इसकी समझ है। तो वहां जो भारतीय राजनयिक मिशन है ये काम भी करते हैं। ठीक है, यमन जैसे देश में जहां भारत हूती शासन को मान्यता नहीं देता, यहां प्रॉब्लम आती है कि ये बुनियादी सेवाएं भी प्रदान करना मुश्किल है, जो निमिषा प्रिया के केस में हम फेस कर रहे हैं, क्योंकि हूती शासन को भारत मान्यता नहीं देता, हूती शासन से कोई औपचारिक संपर्क नहीं है, इसलिए फांसी की सजा पर अंतिम रूप से भारत कुछ कर नहीं पा रहा है। भारत सरकार लगातार अपने नागरिकों की वकालत करती रहती है, वकालत इन द सेंस पैरवी करती रहती है कि भाई ठीक है, आपके कानून के हिसाब से गलती हुई है लेकिन इनको माफ किया जाए। लेकिन विदेशी न्याय क्षेत्रों में दिए गए फैसले को पलटने का भारत को कोई कानूनी अधिकार नहीं है, इसलिए भारत के हाथ बंधे होते हैं। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं सिर्फ, सहायता ज्यादातर अपीलों का समर्थन करके ही किया जा सकता है, जैसे एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में अपील हो रही है या वहां की जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें समर्थन करके, और गैर सरकारी जो संगठन वहां काम करते हैं, एनजीओ, उसके साथ भारत सरकार समन्वय करती है जिससे दया याचिकाओं को सुगम बनाने तक काम हो सके। लेकिन ये लिमिटेड है कि वहाँ की कानूनी व्यवस्था में उस नागरिक जो भारतीय नागरिक है, कई बार तो गलत आरोप में ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं, उनको कानूनी सहायता दिलाना, उनके एनजीओ से वहाँ के बात करके और उनके साथ कोऑर्डिनेट करके मदद पहुँचाना, या फिर जिनको फांसी की सज़ा हो गई है तो फिर दया याचिकाओं में समर्थन करना, सुगम बनाना कैसे किया जा सकता है, ये सब ही कर पाती है भारत सरकार। लेकिन अंतिम निर्णय आपको पता है मेजबान देश की न्यायपालिका या शासकों का ही होता है। तो संयुक्त अरब अमीरात में सार्वजनिक रूप से फांसी की सजा के आंकड़ों को अगर देखें तो उसका काफ़ी अभाव है, यानी यूएई जिसकी बात कर रहे हैं, जहां सबसे ज़्यादा भारतीय जेल में बंद हैं और सबसे ज़्यादा फांसी की सजा हुई है, वहां अपारदर्शिता बहुत है, आंकड़ों का अभाव है। तो भारतीय अधिकारी घटनाक्रम पर नज़र रखने के लिए अनौपचारिक स्रोत पर ही निर्भर रहते हैं, पता नहीं रहता कि एग्जैक्टली कितने लोगों को फांसी की सजा हुई है। कई मामलों में व्यक्ति अवैध नेटवर्क में फंसकर या गलत आरोप के चक्कर में वहां जेल में बंद हैं, ये भी एक बड़ा मामला है। तो आइए एक क्विज देखते हैं, डेली क्विज 42। 2025 तक विदेशी जेलों में बंद भारतीय नागरिकों को और मृत्युदंड का सामना कर रहे लोगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कुल 10,574 भारतीय नागरिक विदेशी जेलों में बंद हैं, जिनमें सबसे अधिक संख्या है संयुक्त अरब अमीरात यूएई में। 43 भारतीय नागरिक 11 देशों में मृत्युदंड का सामना कर रहे हैं, जिनमें सबसे अधिक संख्या सऊदी में है। भारत सरकार विदेशी जेलों में बंद भारतीयों को काउंसलर तक पहुंच और कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए विदेशी अधिकारियों से संपर्क करती है। निमिषा प्रिया एक भारतीय नर्स यमन में मृत्युदंड का सामना कर रही हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026।
जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी पीआरपी और एमआरपी डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, आईजीपी, अंतिम दौर तक स्टडी आईक्यू आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी आईक्यू के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।